अब अगर लेक्चर 2 में देखें तो हम लोग जंक्शन रूल से शुरू करेंगे। जंक्शन रूल जिसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये ध्यान रखना कि स्टडी सिचुएशन के लिए, स्टडी सिचुएशन कहने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली जैसे आप करंट शुरू करते हो, मतलब जैसे कोई भी सर्किट ऑन करते हैं कि लाइक ये एक कोई सर्किट बनाया हमने, और जिस मोमेंट पे स्विच को क्लोज करेंगे एट दैट मोमेंट वो क्या होता है, वो ट्रांसिएंट बिहेवियर वो शो करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कोई भी रूल्स कोई भी लॉज वैलिड नहीं होंगे, बट वो बहुत मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। तो जो भी रूल्स रेगुलर जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, वो सब स्टडी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। तो ये वाला जो जो ट्रांसिएंट बिहेवियर है उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो एजम्पशन हमने रखा हुआ, एजम्पशन क्या है कि भाई चार्ज डज नॉट कलेक्ट एट और ड्रेन अवे फ्रॉम एनी पॉइंट इन आइडियलाइज्ड वायर। मतलब इस वायर के किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी, इवन कि मैंने यहाँ पे जंक्शन ये फॉर्म किया हुआ है कि लाइक यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक इधर से भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो डेफिनेटली ये जंक्शन जैसा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं कि चार्ज कलेक्ट होगा या फिर वो ड्रेन अवे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज कंजर्व है। जितना भी चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी गिवन टाइम इंटरवल में एंटर करता है, एग्जैक्टली उतना ही चार्ज उतने ही टाइम इंटरवल में वहाँ से बाहर भी जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे डेल्टी में डेल्टा क्यू चार्ज आ रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे, तो उतना ही बाहर भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि भाई कैसे, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये स्टेडी सिचुएशन के लिए तो उसमें कोई वैसे डाउट है नहीं। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कैसे लिख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट एनी जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे भाई दो से ज़्यादा वायर्स दिख रहे हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ जंक्शन ईयर, है ना। एनी जंक्शन द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। अगर इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही करंट बाहर भी जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट के नाम पे, एंटरिंग करंट के नाम पे I1 एंड I2 है, तो सम ऑफ दीज टू must be equal to sum of I3, I4 and I5 because these are the outgoing currents। ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ठीक है, अगर मैंने करंट की बात की और डेल्टा टी टाइम हमने एज्यूम किया, तो इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज आएगा, मतलब एंटर करेगा इस जंक्शन पे, दैट वुड बी I1 प्लस I2 इंटू डेल्टा टी, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। और ये क्या होना चाहिए, जितना चार्ज निकला है तो कितना चार्ज गिवन टाइम इंटरवल में बाहर होगा, तो टोटल आउटगोइंग करंट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंट जितने भी सर्किट्स हम लोग देख रहे होंगे, चाहे वो वेटस्टोन ब्रिज हो, चाहे कहीं पे भी चले जाए, तो जंक्शन रूल जरूर आ जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, अनटिल अनलेस की बहुत सिंपल सर्किट सिंगल वायर का ना हो। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें हम लोग, तो इसके एप्लीकेशन के नाम पे देखें, कुछ सिंपल एप्लीकेशंस मैंने दिखाने की कोशिश की है कि सपोज एक वायर है, यहाँ पे 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 एंड 3 डिफरेंट रजिस्टर्स कनेक्टेड है इन पैरेलल। तो अब ये अगर I1 है तो ये डिवाइड हो गया इंटू I2, I3 एंड I4। तो बाय यूजिंग जंक्शन रूल विल हैव I1 इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 3, तो I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, कुछ और पॉइंट्स जो आगे यूज़ करने हमें, अभी से उसको क्लियर करते चले। अगर ये दोनों तीनों ही रजिस्टर्स इक्वल होते, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 सपोज इट इज R, तब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, I2, I3 एंड I4 ये तीनों इक्वल हो जाता, सपोज I डैश, तब आप लिख सकते थे I1 इट शुड बी इक्वल टू 3I डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर देखें आप कि भाई यहाँ पे ये सर्किट है जो आगे चल के वेटस्टोन ब्रिज बनेगा, कि भाई इनकमिंग करंट के नाम पे आई है, तो देखना जितना करंट आ रहा है एग्जैक्टली उतना बाहर भी जाना चाहिए, तभी आप कहोगे यस हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही आया है। तो अब अगर आउट ऑफ दिस आई R1 की तरफ I1 चला गया, तो बाय यूजिंग जंक्शन रूल इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो I में से I1 अगर इधर जाता है तो हमारे पास बचता कितना, I माइनस I1। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखो, आउट ऑफ I1 I2 इधर को आ गया, तो अब इधर कितना बचेगा, I1 माइनस I2। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखिए I2 इधर से आ रहा है और इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो गया, I माइनस I1 प्लस I2 जो इस तरफ से आएगा। फाइनली ये दोनों जब ऐड होकर के इधर से आएगा तो I2 कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया, फाइनली I बाहर आ गया। कर सकते हैं। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये जैसे एक क्यूबिकल अरेंजमेंट है कि उस पर सभी जगह इक्वल रजिस्टर्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा अभी आगे समझ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट सर्किट जब और कर रहे होंगे, बट यहाँ पे ये लिखते हैं कि बाय सिमेट्री इन सब में बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है,
तो अगर इनकमिंग करंट के नाम पे आई हमारे पास, तो इट विल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल करंट, मतलब आई बाई थ्री एंड अगेन आई बाई थ्री। ठीक है, फिर यहाँ से देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो आई बाई सिक्स। अब यहाँ से आई बाई सिक्स आ रहा है और इधर से भी आई बाई थ्री, दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स। तो देखो यहाँ से आई बाई सिक्स और यहाँ से आई बाई सिक्स, तो फाइनली ये आई बाई थ्री हो गया। तो बाइसिमेट्री देखो, यहाँ से भी आई बाई थ्री होगा और यहाँ से भी आई बाई थ्री होगा, तो फाइनली फिर से आई बाहर आ गया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही बाहर होना चाहिए, तभी हमारा जंक्शन रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स बिल्कुल सही लिखा है हमने, ये सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इसमें आगे अगर चले हम लोग, तो अब देखो जंक्शन रूल क्या होता है ये समझ लिया आपने। अब अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें कि भाई ठीक है, अगर इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस भी होते कि मान लो कि यहाँ से ऐसा होता, बहुत आसान है, आप सभी कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं ऐसा बता दूं कि सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, यहाँ पे 6 एम्पियर है, और अगर यहाँ पे 4 एम्पियर है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? तो देखो 5 6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6 + 5 11 एम्पियर हो जाएगा। आउट ऑफ 11 यहाँ से 4 चला गया, तो यहाँ पे कितना होगा? 7। ठीक है, तो 7 में से मान लो इधर 3 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। अब आउट ऑफ 4 यहाँ पे 3 है और इधर से 2 आता है, तो 3 निकल गया, 2 आया, मतलब यहाँ से फाइनली हमारे पास 1 आ रहा है, 4 इधर से आया, तो ये 5। तो इस तरह के कैलकुलेशंस बहुत आसान होंगे, जो जंक्शन रूल पे डायरेक्टली जंक्शन रूल पे बेस्ड होंगे, तो वो बहुत आसानी से कर सकते हो आप, तो ये लिख लेंगे आप। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकंड लॉ, मतलब लूप रूल को समझने से पहले ईएमएफ को ढंग से समझ लेना, तभी आप सर्किट को एनालाइज कर पाएंगे, तभी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने में आपको कोई परेशानी होगी नहीं। तो अभी तक के लेक्चर्स में जो हमने पढ़ने की कोशिश की थी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बैटरी का क्या रोल है, रजिस्टेंस से करंट कैसे दिखाते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अभी तक हम लोग बिल्कुल भी डिटेल में ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसको कैसे जे से कनेक्ट करेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे एक पार्ट पे, एक सेकंड पार्ट में जिसमें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। बट अभी इसको देखते जाइए और एक सीक्वेंस है ये मेंटेन होगा, तो फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है, तो इसको देखिएगा आप। तो देखते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ईएमएफ पढ़ते हैं, ठीक है, ईएमएफ लिख सकते हैं ऐसा, और इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो ईएमएफ के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। जो कॉमन सोर्स है दैट इज ऑर्डिनरी बैटरी, जो लगातार हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटरी सोर्स हो सकता है ईएमएफ का, इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो सकता है जहाँ से ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, सोलर सेल्स हो सकते हैं, फ्यूल सेल्स हो सकते हैं, इवन की जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन इट ऑल्सो फंक्शन एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई सोर्स के नाम हमारे मतलब का सिर्फ ये ऑर्डिनरी बैटरी अभी सिर्फ है। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखें तो ईएमएफ है क्या, तो अगर एक सिंपल बैटरी, एक सिंपल सर्किट लेने की बात करें, तो वी हैव अ बैटरी, यहाँ पे लिख दिया हुआ हमने, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे V+ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे V- है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ईएमएफ को दिखाते हैं ऐसा, इस तरह से दिखाया जाता है, मतलब साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाते हैं ऐसा। इसको क्या दिखाते हैं? नेगेटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इधर फेंकने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इसका जो एफर्ट होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाए। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा बताया वहाँ पे कि भी मेटल में अगर मेटल कंडक्टर हो तो वहाँ पे करंट, चार्ज कैरियर के नाम पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो यही जो साइन है ये पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए उल्टा काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव पे लेके आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव पे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगर कि एक्चुअली क्या ईएमएफ का काम है, मतलब बैटरी के अंदर जो बैटरी की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसकी अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एनालॉजी की बात करें तो क्या हो सकता है। सपोज हमने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें एक हाइट का डिफरेंस है, मतलब डेफिनेटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल हमने ज़ीरो लिख दिया, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे तो डेफिनेटली G/H पोटेंशियल होगा, मतलब हाइट बढ़ गई है। अब इस सर्किट में यहाँ पे देखो तो बॉल फ्लो कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली बॉल मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉल को जितनी भी वेलोसिटी मिली उस वेलोसिटी से मूव तो करता है, लेकिन ये जो मीडियम है इट इज़ अ काइंड ऑफ विस्कस मीडियम, मतलब यहाँ तक नीचे आते आते अपनी वो पूरी एनर्जी लूज कर लेता है, जो भी उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर ये बंदा ना हो
तो एक लूप, एक पल्स, आप एक कह सकते हो एक साइकिल के बाद वो करंट स्टॉप हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलाने के लिए हमें ये चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो फाइनली इस बॉल को उठा के हायर पोटेंशियल पे रख दे। अब देखना, नंबर ऑफ बॉल्स है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि इस बंदे के पास इनफाइनाइट सोर्स ऑफ बॉल्स है कि वो बार बार अपने जेब से बॉल निकाल के आए। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है तो वही रोटेशन में है। लेकिन इसका काम क्या है कि जब ये बॉल आता है हायर पोटेंशियल से विस्कस मीडियम में जाकर के अपना एनर्जी लूज करता है, तब फिर ये उसको एनर्जाइज कर देता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फाइनली ये कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडी फ्लो ऑफ बॉल्स थ्रू द विस्कस मीडियम इज मेंटेन्ड बाय दिस मैप। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे ये साइन दिया हुआ इट इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचता है, एनर्जी बढ़ती है, और ऐसा बिल्कुल आराम से अपने आप नहीं हो सकता अंटिल इसके पास कोई सोर्स ना हो जो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके उस हायर पोटेंशियल पे लेके आ जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये हायर पोटेंशियल जैसी चीज़ होगी नहीं, पॉजिटिव के लिए इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन चाहिए, एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो उसको यहाँ से यहाँ तक भेज पाए। तो ये एक ग्रेविटेशनल एनालॉजी की बात करें तो ये सेटअप हम सोच सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली बैटरी के अंदर ईएमएफ का क्या काम होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें, देखना इसको और ढंग से समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक्चुअली ये फोर्स है नहीं। सो ईएमएफ इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, ये अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ऐसा लिखते हैं कि सपोज अगेन हमारे पास एक सेटअप है, एक सर्किट है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। फिर से मैंने ये साइन ऐसा दिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इधर एफर्ट लगाता है तो नेगेटिव के लिए उल्टा लगाएगा। ठीक है, तो सपोज डी क्यू इट इज द चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट इन टाइम डी टी। डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो करता है, तो डेफिनेटली डी क्यू एंटर्स द बैटरी एट इट्स, देखो इसको जनरलाइज करके लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव डी क्यू को मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है। तो अगर मैंने डी क्यू को पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो समझने के लिए एक जनरलाइज फॉर्म लिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो डी क्यू एंटर्स द बैटरी एट इट्स लो पोटेंशियल, बिल्कुल लो पोटेंशियल पे एंटर करेगा, एंड लीव्स एट हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल पे पॉजिटिव मतलब डी क्यू चार्ज एंटर करता है और निकलता है कहाँ पे, हाई पोटेंशियल पे, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ने के लिए डेफिनेटली इस पर कुछ काम तो हुआ होगा, कोई तो होगा जो इस पर वर्क कर रहा होगा। तो वही बैटरी का जो एनर्जी है वो क्या करता है, इस पर वर्क करता है और इसकी एनर्जी बढ़ा देता है। मतलब द सोर्स मस्ट डू एन अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू, इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेने पे। तो डी क्यू चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे भेजने में जो वर्क डन है, सपोज इट इज डी डब्ल्यू, तो जो रेट ऑफ मतलब जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ईएमएफ। ये ध्यान रखना, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ईएमएफ। यहाँ तक समझ आ रहा है? मतलब ईएमएफ डेफिनेटली एक फोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है, इसको इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जिन्होंने इसका नाम लिखा होगा। तो अब ये ऑप्शन तो है नहीं कि हम लोग उनको कांटेक्ट कर पाएँ, बट अभी यही मानना है कि ये फोर्स तो डेफिनेटली नहीं है। तो है क्या ये, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इसलिए हम लोग इसको जूल पर कुलम यूनिट में लिखते हैं, जो फाइनली वोल्ट में भी आ सकता है कि आता ही है। यहाँ तक समझ आ रहा है? बट यही नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आता है, और वर्क डन बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव में मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ्लो का डिफरेंस आ जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने के लिए बैटरी वर्क करता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव लाने में वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए, अब मान लो एक ऐसा सर्किट लिया हमने, मेरे ख्याल से आप कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। बीच में अगर कहीं पे कुछ नोट डाउन करना हो तो पॉज कर सकते हैं वीडियो आप। ठीक है, तो एक ऐसा सेटअप बनाया मैंने, ये समझना है कि भी एक सर्किट है हमारे पास जिसमें दो डिफरेंट बैटरीज लगाती है, बैटरी 1 एंड बैटरी 2। एक डिवाइस भी है दैट इज डी, और एक मोटर भी लगाती है जिसमें जो मोटर वर्क करेगा अगेंस्ट दिस एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सम बैटरी, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। तो बट अभी ये देखो, इस सर्किट में 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। दो तो बैटरी है, एक E1 EMF का है, दूसरा E2 EMF का है। एक डिवाइस है, डेफिनेटली उसमें रेजिस्टेंस होगा। और एक जब भी डिवाइस लिखते हैं, आप मान लो कि उसके पास एक रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है उसके अंदर, और एक मोटर भी लगा दिया। और एक स्पेशल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज E2 इज ग्रेटर देन E1,
सपोज E2 इज ग्रेटर देन E1, तो मतलब जो सेकंड बैटरी का जो EMF है इट इज ग्रेटर देन EMF ऑफ फर्स्ट बैटरी। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि जिसका EMF ज़्यादा है करंट उसको फॉलो करेगा, मतलब वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को लिखने के लिए कोई वैसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसको फॉलो कर रहा होगा? डेफिनेटली सेकंड बैटरी को फॉलो कर रहा होगा। तो सेकंड बैटरी से ऐसा किस तरह से आ रहा है, समझ आ रहा है? तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब हो क्या रहा है, ये एनर्जी लूज करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी टेकन फ्रॉम टू। इस सर्किट में, इस प्रोसेस में अगर फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश करें तो जो एक कॉन्टिन्यूसली एक सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो क्या है? केमिकल एनर्जी इज टेकन फ्रॉम टू। टू से केमिकल, एक्चुअली जो बैटरी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शन ही है जो रेडॉक्स में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल एनर्जी टेकन फ्रॉम टू, इट इज कंज्यूम, और कह सकते हैं इट इज ट्रांसपोर्टेड टू। अब देखो, वर्क डन बाय एम, मतलब एम जो मोटर वर्क कर रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? डेफिनेटली फ्रॉम E2। डिवाइस, डिवाइस पे एनर्जी डिसिपेट होगा। एनर्जी डिवाइस पे डिसिपेट होने का मतलब एनर्जी सप्लाई टू डी, यहाँ पे अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो डिसिपेट हो जाएगा। दो, थर्ड क्या है, अब इसके ये जो बैटरी है इसके एफर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगी आपको। फिजिक्स में हम लोग उसको चार्जिंग कह सकते हैं कि ये बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये खर्च करने वाला कौन है? टू। सेकेंड बैटरी एनर्जी लूज कर रहा है, केमिकल एनर्जी यहाँ से लिया जा रहा है और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है? वर्क डन बाय एम, मोटर इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। एनर्जी सप्लाई टू डी, इस डिवाइस में जो भी रजिस्टर होगा वो जो एनर्जी खा रहा होगा वो भी यहीं से मिल रहा है। और ये जो फर्स्ट बैटरी है, केमिकल एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है। तो ये देखोगे तो ये टोटल एनर्जी जितनी यहाँ से निकली है इन तीन के सम के बराबर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल अप्रोच और कॉन्सेप्ट है, इसको देखते जाइए, यहाँ से एक फील आएगा, आप समझ पाएंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। मतलब एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैटरी कैन इधर बी चार्ज और डिस्चार्ज। कैसे चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं ये समझ आ रहा है। तो चार्जिंग के लिए क्या हो रहा था, यहाँ तक समझ आ रहा है। डिस्चार्जिंग, अभी जिसकी एनर्जी कम रही है वो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। इसके लिए केमिकल एनर्जी बढ़ रहा है, अगर इसकी बात करें तो चार्जिंग ऑफ द बैटरी के नाम से बोल सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो पहले यहाँ तक फर्स्ट लॉ क्या था ये समझ आ गया, EMF क्या होता है ये समझ आ गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा जैसा आपको दिख रहा है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जा करके क्लिक करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही है लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव, PANKAJLIVE, पंकज लाइव डालोगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा, ठीक है। तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स है, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके।